हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने कार्य को सही से कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको खेलना कूदना भी जरूरी है और घर के काम काज में मम्मी की थोड़ी थोड़ी हेल्प करना भी जरूरी है, बिल्कुल करना चाहिए। अब चलते हैं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए क्या करता है। ये प्रश्न तो आपके मन में आता ही नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आपको 100% फ्री प्रोवाइड करता है। ये भी आपको पता है। और साथ ही साथ अब आ गई हैं मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स जिनमें रहेंगी एमसीक्यूज, सैंपल पेपर्स, पीवाईक्यूज, जिनमें रहेंगे ढेर सारे अनगिनत क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस ऑफ कोर्स, जो आपको आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में पूरी हेल्प करेंगे। तो विद्यार्थियों, अपने डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर लिंक दी है जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये बुक्स हैं आपके लिए खजाना, जो आपको पहुंचाएंगी अपने लक्ष्य तक। अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने पाठ 13 नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन पूरा कर लिया है और आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यूज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो हर एक परीक्षा में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं, जो कि आपको पता ही है किस तरह का रहता है। प्रश्न रहेगा एक, विकल्प रहेंगे 4, सही विकल्प आपको चुनना है और जिम्मेदारी अब आपकी है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आशा करती हूं आप इसका उत्तर मुझसे पहले दे देंगे कमेंट करके, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति के अधिकार का पूरा उपयोग करने की सामर्थ्य किससे मिलेगी? प्रश्न समझ में आया कि मौलिक अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति के अधिकार का पूरा उपयोग करने की सामर्थ्य किससे मिलती है हमें? पहला है नए तरह के विषयों पर लिखने से, ख है अधिकार का प्रयोग करने से, ग है मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने से, या फिर घ मन के विचार अभिव्यक्त करने से। तो हमें अभिव्यक्ति के अधिकार का पूरा उपयोग का सामर्थ्य या शक्ति किससे मिलेगी, बताओ। तो इसका उत्तर है नए तरह के विषयों पर लिखने से ही हमें आत्मविश्वास जागृत होगा और हम किसी भी तरह के नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेख लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अभ्यास करो, लिखने का अभ्यास करो। लिखने से बिल्कुल भागना मत। ये मत सोचना कि हम परीक्षाओं में लिख लेंगे। नो बेटा, यदि हमने अभी लिखने का प्रयास नहीं किया तो हम परीक्षाओं में हमारे हाथ उतने नहीं चलेंगे जितनी स्पीड की हमें जरूरत होगी, क्योंकि भाषा है तो लिखना बहुत पड़ता है। तो आप लिखने से बचना मत, लिखने से भागना मत, लिख कर प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? अच्छा, पहले मुझे यह बताओ, क्या आपको अप्रत्याशित का अर्थ पता है? अप्रत्याशित, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं हो, जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की और उस पर हमें लेख लिखने को कह दिया जाए। अप्रत्याशित, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं वो हो जाए, वो एक विषय हमारे समक्ष आ जाए जो हमने पता ही नहीं था, जिसकी हमने तैयारी ही नहीं की थी। तो अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? क, विषय के बारे में सोच विचार, ख, बिना सोच विचार के लिखना, ग, शिक्षक की सहायता लेना, या फिर घ, माता पिता की सहायता लेना। अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय सबसे पहले, सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या सबसे पहले हमें सबसे पहले वाला ऑप्शन को टिक कर देना चाहिए? चलिए देखते हैं। यस, वेरी नाइस, कि सबसे पहले हमें विषय के बारे में सोच विचार करना चाहिए, रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए कि इसका आदि क्या होगा, मध्य क्या होगा, अंत क्या होगा, फिर हमें लिखना शुरू कर देना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है प्रश्न, नए तथा अप्रत्याशित विषयों के लिए किस प्रकार की शैली का प्रयोग करना चाहिए? अब पूछा है कि भाषा शैली कैसी होनी चाहिए जिससे कि नए और अप्रत्याशित विषय पर हम बहुत अच्छे से लिख सके। शैली, तरीका, स्टाइल। क, वर्णनात्मक शैली होनी चाहिए, नए और अप्रत्याशित विषयों की वर्णनात्मक शैली होनी चाहिए। ख, विवेचनात्मक शैली होनी चाहिए। ग, संबोधनात्मक शैली होनी चाहिए, या फिर घ,
आत्मपरक शैली होनी चाहिए। विवरण वर्णन मतलब विस्तृत रूप से, विवेचन करना मतलब जो आप लिख रहे हो उसका विवेचन भी करो, विश्लेषण भी करो। संबोधन मतलब नहीं कि दूसरों को हम संबोधित करते हैं उस तरह से। आत्मपरक मतलब हमारे जो अपने विचार हैं उन विचारों को बहुत सटीक तरीके से बिठाकर या सुसंगठित करके रचना करनी चाहिए। तो इसके लिए आत्मपरक शैली का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला है प्रश्न, अप्रत्याशित विषय का क्या अर्थ है? बताओ, अप्रत्याशित विषय का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं। का है प्राचीन समय विषय, अप्रत्याशित विषय। ख सामान्य विषय से हटकर नवीन विषय। नवीन मतलब क्या होता है? नवीन मतलब होता है नया। सामान्य विषयों से हटकर नवीन विषय। ग आधुनिक विषयों से संबंधित या फिर गंभीर विषयों से संबंधित। तो अप्रत्याशित विषय का अर्थ क्या है बेटा? जल्दी बोलो। यस, सामान्य विषयों से हटकर नवीन विषय ही अप्रत्याशित विषय का टॉपिक हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रायः विद्यार्थी दूसरों के निबंधों को पढ़कर क्या करते हैं? निबंध पढ़ लिए, प्रश्न उत्तर भी पढ़ लिए, अब क्या करते हैं उनको पढ़कर? का ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं, जैसा पढ़ लिया एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिख दिया। या फिर खा मौलिक निबंध लिखते हैं। या फिर गा परिवर्तित रूप में लिखते हैं, पढ़ लिया लेकिन उसको अपने हिसाब से थोड़ा परिवर्तित करके लिख दिया। या फिर घा निबंध लेखन की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। अक्सर बताना है कि ये करते हैं ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि यहां पर रटंत विद्या का वो इस्तेमाल करते हैं, अपनी सूझबूझ अपनी समझ का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, निबंध किस पर लिखा जाता है? निबंध किस पर लिखा जाता है? निबंध का अर्थ है नियमों में बंधा हुआ, जिसमें संकेत बिंदुओं का पालन करते हुए हमें पूरा करना होता है। तो निबंध किस पर लिखा जाता है? बताओ। पहला है घटना पर, दूसरा है कहानी पर, तीसरा है विचार या भाव पर, और चौथा है प्रसंग पर। तो जब भी आपको जो भी ऑप्शन सही लगे और जब आपका लिखने का हो कि भाई किस तरह से लिखना है, तो मान लो आपको लिखना है कि उत्तर 6, ठीक है, उत्तर 6 का आपको आंसर देना है। निबंध किस पर लिखा जाता है? मान लो भाई घटना पर लिखा जा रहा है, ठीक है, क्या घटना पर लिखते हैं? तो आप क्या करोगे, यहां पर लिख दोगे सिर्फ का लिखकर और उसका पूरा वाक्य भी लिखोगे, या खा लिखकर उसका पूरा वाक्य भी लिखोगे, सिर्फ खा गा या घा लिखकर ही नहीं छोड़ देना है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में जो भी आपका ऑप्शन सही हो उसके आगे जो लिखा है वो भी आपको लिखना होगा, तब जाकर आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। तो निबंध किस पर लिखा जाता है? लिखा जाता है विचार या भाव पर। जो भी उससे संबंधित जो भी विषय वस्तु हमारे समक्ष आ जाती है, पहले हम उस पर विचार करते हैं, फिर भावनाओं को जोड़कर उसमें निबंध, क्योंकि नियमों से बंधा हुआ है, उसमें अच्छे से लिखकर हम आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होता है? अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होता है? का नया सोचने और नया लिखने से, खा पुराने निबंधकारों का अनुसरण करने से, गा लिखित निबंधों को याद करने से, या फिर घा परंपरागत विषयों पर लेख लिखकर। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कैसे वो अभिव्यक्त करे अपने विचारों को, वो कौशल कैसे प्राप्त होता है? तो सही जवाब होगा आपका नया सोचने और नया लिखने से। जब तक हम नया नहीं सोचेंगे और नए सोचे हुए कि जब तक हम लिखेंगे नहीं, हम अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं या हम लेखन में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो नया सोचना है, कुछ नया करना है, इनोवेटिव आइडियाज लाकर अपने आप को लेखन कौशल में भी बिल्कुल बहुत अच्छे से निपुण बना लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित विषयों पर लिखने से क्या लाभ होगा? जब अप्रत्याशित विषय आ गए जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं, बिल्कुल हटकर नए नए विषय आ गए जिनकी हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई तैयारी नहीं की, तो अप्रत्याशित विषयों पर लिखने से क्या लाभ होगा? लाभ क्या होगा? का पुराने विचारों का ज्ञान होगा, खा नए विचारों का ज्ञान होगा, गा नए विषय के बारे में पता चलेगा, या घा अभिव्यक्ति कौशल में उन्नति होगी।
तो इसका होगा कि अभी हमने देखा ना कि अभिव्यक्ति कैसे करेगा कोई, जब नए नए विषयों पर विचार करेगा और लिखेगा। तो प्रश्न यही आया है कि अप्रत्याशित विषयों पर लिखने से क्या लाभ होगा, अभिव्यक्ति कौशल में उन्नति होगी। प्रश्न वही है, दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है ना। वेरी नाइस। चलते हैं आगे। रटंत का अर्थ क्या है? रटंत का रट्टा लगाकर याद करना, खा सोच समझकर पढ़ना, गा शिक्षक से प्रेरणा लेना, या फिर घा माता पिता से पूछकर लिखना। रटंत कहते भैया ये तो रटंत विद्या में माहिर है। तो रटंत का अर्थ क्या है? ओके, तुरंत जवाब दिया आपने, रट्टा लगाकर याद करना। तो अगला प्रश्न है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेख लिखने के चरण कौन से हैं? नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेख लिखने के चरण कौन से हैं? का मन में उभरने वाले विचारों को विस्तार, खा आकर्षक सी शुरुआत, या फिर गा का और खा दोनों, या फिर घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेख लिखने के चरण हैं दोनों। मन में उभरने वाले विचारों को विस्तार भी होता है और आकर्षक सी शुरुआत भी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। किस पर? का नए विषयों पर। जो भी परंपरागत तरीका है एज इट इज, मतलब रटंत विद्या को यहां पर आपको बिल्कुल भी वेलकम नहीं करना है, उसका स्वागत नहीं करना है। एज इट इज जो लिखे आ रहे थे उनको ऐसे नहीं लिखना है। अब अपनी बुद्धि का, अपने विचारों का उपयोग करके लिखना होगा निबंध। तो निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। किस पर? का नए विषयों पर, खा पुराने विषयों पर, गा का और खा दोनों, और घा उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, तो इसका सही जवाब होगा नए विषयों पर, क्योंकि जब हम नए विषयों पर लिखेंगे निबंध तो कुछ नया सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो भी नए और अप्रत्याशित विषय आपके करिकुलम में या आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ आपको अपने आगे आने वाले जीवन में मिलेगा। आपको कोई भी विषय कहीं भी कुछ भी बोलने को दे दिया जाएगा ना, यूं चुटकियों में आप बोलना शुरू कर दोगे और सबको हतप्रभ कर दोगे कि वाह क्या बोलते हैं यार, ये तो हिंदी में भी इतना अच्छा बच्चा है आज, मतलब मजा आ गया इसकी बातें। सब आपके पेरेंट्स से कहेंगे आपका बेटा या आपकी बेटी तो बड़े अच्छे हैं, हिंदी भाषा में तो ऐसा लग रहा है जैसे फूल झड़ रहे हो। तो ये वाली बात आनी चाहिए। अगला, पुस्तकालय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? का पुस्तकों का मेला, खा पुस्तकों का सागर, या गा ज्ञान का सागर, या घा ये सभी। बताओ। तो इसको कहा जाता है पुस्तकों का मेला। ठीक है, क्योंकि जब भी कभी हम देखते हैं ना पुस्तकालय है तो अब बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो ये इस तरह से यहां कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड, तालियां, बहुत बढ़िया, अच्छे से सुना है आपने, अच्छे से समझ लिया है। तो आशा करती हूं यदि किसी भी तरह से इस तरह से एक एक नंबर के यदि प्रश्न आएंगे तो आप तुरंत उनके जवाब देने में माहिर हो जाएंगे। हाँ, कर सकती है ना आशा? मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहो बेटा। मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी के लिए कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ एनटीएससी, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सबकी परीक्षाओं की तैयारी कराता है 100% फ्री। साथ ही साथ सभी विषय के वीडियोस भी अपलोडेड हैं, वो भी आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल। साथ ही साथ अब आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स, जिनमें रहेंगे सैंपल पेपर्स, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो ना केवल आपकी बोर्ड परीक्षा में ही हेल्प करेंगे बल्कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।